स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जो है सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध को खत्म करने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका जल्द ही ईरान से अपनी सेना वापस बुलाना शुरू कर देगा और उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ देगी। ट्रंप का दावा है कि ईरान में रिजिम चेंज का लक्ष्य पूरा हो चुका है और इसलिए अमेरिका अब इस संघर्ष को लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है। हालांकि ट्रंप ने समझौते की शर्त को हटा दिया है, लेकिन यह भी संकेत दिया है कि युद्ध खत्म होने से पहले एक डील हो सकती है, जहां ट्रंप ने युद्ध जल्द खत्म करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अभी तक जंग खत्म करने को लेकर कुछ भी नहीं कहा है और इस मामले को लेकर नेतन्याहू ने कहा था कि वो ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकते हैं। वहीं चीन और पाकिस्तान ने इजरायल जंग को रोकने के लिए 5 सूत्रीय सीज फायर प्लान भी पेश किया है, जिसमें तुरंत युद्ध विराम, बातचीत और हॉर्मुज में सुरक्षित आवाजाही पर जोर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं और बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल की सुबह देश को संबोधित भी करेंगे। और आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या अब मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो सकेगी, और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन सवाल अगर हम इस वक्त देखें ट्रंप को लेकर, मुझे लगता है मेरे ही नहीं आप सभी के ज़हन में इस वक्त ये सुर्खियां बनी होंगी कि अचानक क्या हुआ और वो जो बातें अपने बारे में बोलते हैं, जो चीजें कहते हैं, कितनी सच्चाई है। क्योंकि ट्रंप के अगर हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। हमेशा जो मर्जी आता है बयानबाजी कर देते हैं, अपने खुश में खुश, अपने दुख से दुखी। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में लोगों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है उनकी वजह से। और हमेशा खुद को सर्वोत्तम घोषित करने की जो एक उनकी मंशा है, कहीं ना कहीं हर जगह वही दिख जाती है। और यहां भी, इस युद्ध में भी कहीं ना कहीं ये चीजें खुलकर सामने आई। लेकिन अब जिस तरीके से ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है, अब इसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है कि क्या ये महायुद्ध अब खत्म होगा। और हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी मेजर साहब। देखिए, इस वक्त जो महायुद्ध पूरा देखने को मिल रहा है नजारा, हर कोई कहीं ना कहीं दुनिया भर में इसकी चर्चाएं, और अब ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा दावा, कैसे देखते हैं आप? जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से दावे ही होते रहेंगे, बड़े बड़े दावे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान भीख मांग रहा था इनसे। द टर्म यूज वाज डुइली बेगिंग। ईरान भीख मांग रहा था और ईरान ने इनको ऑफर भी किया है कि वो सुप्रीमो बन जाए। पता नहीं अप्रैल फूल बना रहे थे कि सुप्रीमो बन जाए ईरान के। मैं बोलता हूँ ऐसे, मैं दावा करता हूँ कि कल रात को मेरे यहाँ पे फोन बजा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का फोन था। उन्हें बोला, भाई मैं तुमको अमेरिका का राष्ट्रपति बना दूंगा। अरे भाई, तो डोनाल्ड ट्रंप, आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद अप्रैल फूल बना रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो इट्स वी हैव लॉस्ट कंप्लीट क्रेडिबिलिटी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, 1 अप्रैल पर ये जो घोषणा की गई। हाँ। तो जूही जी, तो वो अप्रैल फूल बना रहे होंगे, या तो वो। दूसरी बात, ही इज लॉस्ट टोटल, उनका माइंड पर क्या। मैं बताऊं, वो सत्ता चेंज होने की बात करते हैं, ठीक है। अगर वो खर्ग आइलैंड की तरफ अपने स्पेशल फोर्सेस को उतारते हैं तो हाँ, हो सकता है कि सत्ता चेंज हो, लेकिन ईरान की नहीं होगी, फिर अमेरिका की होगी, क्योंकि वो मार खाएंगे फिर। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब और एम्बिशियस हो गए हैं। देखिए, हाथी और चींटी की लड़ाई, देखिए हाथी और चींटी की लड़ाई में वही चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो बहुत मुश्किल कर देगी हाथी के लिए। कोई कंपैरिजन नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ज्यादा भाप चुके थे कि भाई, अरे बिना सोचे समझे इजराइल उनको घसीट कर लाया, भाई मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मारो, कमाओ। तो उन्हें पत्थर मार दिया मधुमक्खी के छत्ते पे। अब वो भाग रहे हैं। अब कहां भागे, कहां आगे हुआ, वो स्थिति बन गई है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं इस युद्ध के अंदर, सऊदी अरेबिया और इजराइल।
वो घसीट कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास बयानबाजी के अलावा अब कुछ रास्ता बचा भी नहीं है। हाँ, एक रास्ता है, एक रास्ता है, ट्रंप को वो देखकर हाथ मुझे जोड़ एक के, चीज याद आ रही है, जब ये पॉलिटिक्स की हमारे बात यहाँ कर रहा हूं बच्चों मैं, के लिए जो सीरियल्स वगैरह कार्टून्स वगैरह आते हैं, तो उसमें जो है एक मोटू पतलू भी आया करता है, उसमें कहते हैं भैया हमारे दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है। मतलब ट्रंप पर वो बिल्कुल सूट करता है, कब इनकी बत्ती जल जाए कब बुझ जाए ये इन्हीं को पता होता है। फिर से बोले, आवाज कट रही थी प्लीज। मैं वही कह रही हूँ कि इस वक्त अगर हम देखें जिस तरीके से ट्रंप की जो हरकतें सामने आई है, मतलब दिमाग की बत्ती का जलना और बुझ जाना, मुझे लगता है ये उनको भी नहीं पता होता है कि कब क्या हो जाएगा उनके साथ। आई एम सॉरी, नेटवर्क की कमी की वजह से, लेकिन मैं आपको बताऊं, जी, अमेरिका ने 1980 में ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया था। ये अमेरिका का सबसे बड़ा फेलियर था, सबसे बड़ा फेल मिलिट्री ऑपरेशन था, जहां पर ईरान ने 52 डिप्लोमेट्स को बंधक बनाया था अपने ईरान की यूएस एम्बेसी से लेकर, जो 444 डेज को तक रखा उनको, यानी कि 1 साल से ऊपर, 1.5 साल से कम। 8 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हैं अमेरिका से इनको छुड़ाने के लिए, जब पूरी डिप्लोमेटिक टॉक सब कुछ फेल हो जाती है मिलिट्री एक्शन करने के लिए। आप यकीन मानेंगे जूही जी, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, एक भी अमेरिकन हेलीकॉप्टर वापस नहीं गया वापस ईरान के बाद आने के बाद। बिल्कुल, हाँ। अमेरिका 8 हेलीकॉप्टर उड़े हैं। उस टाइम पे जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे, कार्टर की सत्ता बदली, रोनाल्ड रेगन साहब आए, उन्होंने बोला अपने फेयरवेल स्पीच पे, क्योंकि फेक मिलिट्री ऑपरेशन था, इसकी वजह से मैं इलेक्शन हारा हूं। अब आप देखिए, यही तो बात डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते, इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1979 में जब रोहिला खोमेनी ने बोला कि भाई हम 52 जो आपके जो बंधक है ना, जो ये हमारी जो युवा पीढ़ी ने ले रखे हैं, ये वापस करेंगे जब आप हमको शौक ईरान जो है मोहम्मद रजा शाह पहलवी को वापस करो ईरान में, भाई उसको कैंसर है, हम कैसे आपको वापस कर दें। फिर रोनाल्ड रेगन की सत्ता में वो मर चुके थे एक्चुअली, तो इट सेव द एम्बैरेसमेंट टू रोनाल्ड रेगन, वो वापस नहीं आ पाए। तो अमेरिका ओवर एम्बिशियस बन रहा है। 100 से अधिक राष्ट्रों पे अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन कर रखा है। किसी ने नहीं बोला अमेरिका को कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत ही गलत कर रहे हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और अमेरिका होता कौन है, अमेरिका बोल रहा है कि हमने 3 हफ्ते की मोहलत दे दी है कि हिंदुस्तान रूस से तेल ले सकता है। अरे भैया, आपसे पूछा किसी ने, आप कौन हो, दादा हो, आप क्या हो, हैं? सोन राष्ट्र है वो, समझ के रखा है। ये अमेरिका ने अपने आप को समझ के रखा है। इट्स अबाउट हाई टाइम। तरह तरह की खबरें भी फैल रही हैं, यहाँ पे जहाज दिख रही है यहाँ पर कि एक अमेरिकन जहाज ने अपने आप को, ये इस अनकंफर्म दो, अपने आप को सबोटाज कर दिया, क्योंकि उनको आगे युद्ध में नहीं पड़ना, क्योंकि ईरान जो है ना एक किले की तरह है। उसके ज्योग्राफी की लोकेशन, आप कितने भी को भेजो, आप ज्योग्राफी से तो नहीं लड़ सकते। आप वो गिरा हुआ है चट्टानों से, वो रगेड माउंटेन से, जो भी स्पेशल फोर्स, मरून बैरेक, कोई भी सी नेवी सी, कोई भी उतरे वहां पे मार खाएगा। और अमेरिका पहले कैसे मार खा चुका है जी। आप देखिए 1953 में उन्होंने ईरान के अंदर मिलिट्री एक्शन करके सत्ता पलट करा दी, सीआईए के थ्रू बेसिकली। 1954 में गोतीवाला के साथ कराई, 1973 में इन्होंने चिली के साथ कराई, 2001 में अफगानिस्तान में घुस गए, तालिबान अनपॉपुलर हो चुका था, ठीक है। 2003 में 3 हफ्ते में इन्वेड कर दिया इराक को, तो उनको लगा कि भाई ये भी पेंसुला है, ये भी इराक है, ये भी कमजोर मुल्क है, हम करा देंगे, हमारी दादागिरी, हमारा दोस्त जमेगा। अमेरिका, माफ कीजिएगा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत बड़ी गलती कर रख चुके हैं। एक गलती भी और कर रहे हैं। एक और मैं आखिरी चीज बताता हूँ, 1945 में ना, जब अमेरिका ने जब 1941 में पर्ल पे हमला किया, अमेरिका ने हथियार गिराया 1945 में, टोक्यो पे नहीं गिराए। सोचने की बात है, टोक्यो पे क्यों गिराए? क्योंकि वहां की लीडरशिप वहां पर थी, मौजूद थी, जापान की, तो बात करने के लिए कोई तो चाहिए। तो इसलिए यहां पर तो अमेरिका एक गलती कर चुका है, उनकी टॉप लीडरशिप को असैसिनेट करने की। दूसरी गलती अगर करेगा तो मार खाएगा अमेरिका, मैं ये कहूंगा जी। बिल्कुल। देखिए, अगर हम इस तरीके से अगर देखें, क्योंकि सवाल यहाँ कई सारे इस वक्त देखे जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हम जो है सेना की वापसी करेंगे, तो दूसरी तरफ अगर हम इजराइल की बात करें, इजराइल की तरफ से चुप्पी है। देखिए, मैं कहूं क्यों चुप्पी है, मजे की बात यह है,
अभी कोई भी नाटो राष्ट्र डोनाल्ड ट्रंप के साथ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसकी एक वजह है। आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो एक्ट कहता है कि अगर एक भी नाटो राष्ट्र पे हमला हुआ तो सारे नाटो राष्ट्र मिलकर उसको मारेंगे। यहाँ पे अमेरिका को किसी ने मारा, अमेरिका पे तो हमला नहीं हुआ। अमेरिका ने उल्टा हमला किया है ईरान पे। ईरान ने पलटवार किया है अमेरिकी बेसिस पे, कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यूएई में, जहाँ पे ऑफिशियल मिलिट्री बेस भी नहीं है अमेरिका की। वहां पर मैं मानता हूं, क्यों कोई ना कोई गल्फ राष्ट्र भी, हालांकि बयानबाजी बहुत खूब चली जी, कोई ऑन ग्राउंड करके क्यों नहीं आया? मधुमक्खी के छत्ते पे आप पत्थर मार के भाग जाओ, फंसेगा कोई और? तो वही बात डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी हो रही है अभी फिलहाल तो जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें, ट्रंप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने दावा किया है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में जो है हम छोड़ देंगे, और ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान में रिजीम चेंज का जो लक्ष्य था उनका वो पूरा हो गया है। वाकई में ये पूरा हो गया है? अब रिजीम चेंज तो करने चले थे ईरान में, लेकिन अब उनके खिलाफ उनके ही देश में उनके लोग भड़क उठे हैं, तो क्या अब इन चीजों ने उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी है? सत्ता चेंज हो सकती है जैसे आपको बताया मैंने, लेकिन ईरान की नहीं होगी, अमेरिका की होगी। ईरान हारने वाला नहीं है। उनका तो एक ट्रेडिशन रह चुका है। बैटल ऑफ करबला अगर आप देखिए, ईरान में जो लड़ा गया, इराक में लड़ा गया था, इमाम अली, इनका तो इन्होंने 80 से लेके 88 तक इराक के साथ जंग लड़ी 8 साल की। 1 मिलियन कैजुअलिटी, ठीक है। अमेरिका अफोर्ड कर सकती है कैजुअलिटी लेना? नहीं। क्या इजराइल मर सकता है? नहीं। ईरानी बोलते हैं भाई हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे, हम लड़ेंगे मगर घुटने नहीं टेकेंगे। अब आप बताइए, इतिहास को देखिए, अब तक मैंने बोल दिया, इजराइल लेकर आया अमेरिका को, फंसा दिया अमेरिका में, और इजराइल की चुप्पी बंद है। देखिए जब जंग होता है ना, सबसे पहले खात्मा होता है सच्चाई का, इंफॉर्मेशन का, और दोनों तरफ से नुकसान होता है। एक का ज्यादा होगा, एक का कम होगा, मगर होगा दोनों का। तो इजराइल की तरफ से भी नुकसान हो रहा होगा। लेकिन आप देखिए कोई रिपोर्ट आ रही है, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, खासतौर पर ट्रंप की, तो ये हमेशा हर बार जब भी दुनिया भर में कुछ इस तरह की स्थिति चलती है तो हमेशा खुद को प्रायोरिटी पे रखते हैं, हमेशा अपनी बात मनवाने की एक उनको शायद दिमागी तौर पर ये चीज कहीं ना कहीं टेक्निकल खामी कह सकते हैं उनके, जरूर है। और ऐसे में देखिए क्या फिर से अब वो अपनी जीत का नैरेटिव जो है लोगों के बीच में सेट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सेट कर रहे हैं 100%। आप देखिए वो अपनी जीत बयानबाजी कर देंगे, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर लेंगे, भाई एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कोई उनकी बात मानेगा? उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है डोनाल्ड ट्रंप साहब की? ऑप सिंदूर के टाइम पे उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाई हमने मदद कराई हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। क्यों भाई? आप होते कौन हो? आप क्या हो? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 3 महीने में 3 बार बुलाया, व्हाइट हाउस का मेन्यू भी नहीं है बिरयानी का, बिरयानी खिलाई, माय फेवरेट फील्ड मार्शल करके। बिल्कुल, अमेरिका ने जैसी करनी वैसी भरनी, अमेरिका इसकी भुगतेगी। पाकिस्तान से दोस्ती और हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं, राजलक्ष्मी जोशी जो कि विदेश मामलों की जानकार, और इसी के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल बालाजी वी जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर दोनों ही जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं लेफ्टिनेंट साहब मैं आपके पास आऊंगी। देखिए बहुत देर से हम लोग बात कर रहे थे, मिर्जा साहब इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे। अगर हम ट्रंप की बात करते हैं, देखिए ट्रंप ने अचानक यू टर्न ले लिया। वो कह रहे हैं समझौते भी नहीं और अब लड़ाई भी नहीं। मतलब इसके क्या मायने हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी? जी सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए अपने प्रोग्राम में। और मैं मेजर साहब से भी जय माता की कहूँगा, क्योंकि उनको काफ़ी सालों से जानता हूँ। एक जानना बहुत जरूरी है, जो शायद दुनिया में सारे जान गए हैं, सिवाय कुछ लोग जो मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ जी, कि ट्रंप जी जो है वो बड़े बड़बोले हैं। हाँ। उनकी जो मर्जी, ट्रुथ सोशल पे उठे, लगा आज मुझे ये करना है, डाल दिया ट्रुथ सोशल पे। उनके खुद के स्टाफ को पता नहीं होता कि आज जो है शाहजहां क्या कहने वाले हैं, ये ना जहां पना वाले। ऐसा तो नहीं कि रात को जब वो सोचते हैं तो सुबह क्या करना है यही सो रहे होते हैं, तो दिमाग में उनके चल रहा होता है। हाँ जी, उनके हाजमे के ऊपर डिपेंड होता है कि आज क्या बोलने वाले हैं। नाउ प्लीज ये याद रखा जाए कि आज तक किसी ने भी किसी देश के ऊपर बिना बूट्स ऑन ग्राउंड कभी विजय नहीं पाई।
आप मर्जी है उतना आप बम गिरा दे, अनलेस आप इतना सीरियस एक एक्ट लेने वाले हैं जैसे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना, बिल्कुल, जो आज के तारीख में किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं है। नाउ गिवन दैट, इस बात को मद्देनजर रखते हुए विजय क्या है और जीत क्या है, ट्रंप ने तो लड़ाई शुरू होने के पहले ही अपनी जीत की घोषणा कर दी थी। बिल्कुल, हाँ, ठीक है, तो एंड और ऐसा है ना, आज जो है कंप्लीट नेटो ये जान चुका है, और जैसे किसी ने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना बुरा है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना उससे ज्यादा बुरा है। और इस वजह से आप प्लीज ये जानिए, हम जब मिलिट्री माइट की बात कर रहे हैं, हाँ, अमेरिका में इतनी क्षमता है कि वो ईरान को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन क्या ये एक जीत की परिभाषा होगी स्ट्रिक्टली मिलिट्री टर्म्स पे? हाँ शायद, लेकिन पॉलिटिकल टर्म्स पे नहीं। तो ईरान की सरकार तब गिरेगी जब ईरानी चाहेंगे, वो कभी नहीं गिरेगी जब तक बाहर के लोग चाहें और ईरानी ना चाहे। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही आप किसी के घर में घुसकर उसके साथ दबंगई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कहीं ना कहीं आपकी इमेज भी जो है इससे खराब होती है। एक तरफ आप खुद को सुप्रीम बनाने की कोशिश करते हैं दुनिया भर में, और दूसरी तरफ ये जो तमाम हरकतें ट्रंप की तरफ से की गई है। राजलक्ष्मी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सेना वापसी का ऐलान किया जाता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें ये शांति या वाकई में जो रणनीतिक चाल है ट्रंप की, क्योंकि भरोसा तो उनका करना मुश्किल है। जी नमस्ते जूही जी, और सबसे पहले आपको धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और जय हिंद हमारे सभी को पैनलिस्ट को। और देखिए, ऐसा है कि अभी जीत की परिभाषा मैं ये कहूंगी कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस युद्ध का। तो आप सोचिए कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि हमें जो है उनके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करना था, और जो हमने किया, और इसलिए हम कहते हैं कि हम विजयी हुए, उसमें हमारी जीत हो गई। और देखिए, उसके बाद जो है हमने कह दिया था कि हम एस्केलेट उतना ही करेंगे जितना कि सामने वाला जो है, अगर वो एस्केलेट करेगा तो ही हम एस्केलेट करेंगे। और लेकिन इस बार ऐसा है कि ये जो अभी का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ऐसा है कि ये उसका जो ऑब्जेक्टिव है ये किसी को अभी तक आज तक क्लियर ही नहीं हुआ कि क्या इसमें ये है कि इसमें वो तेल के लिए जा रहे हैं, क्या रेजिम चेंज के लिए जा रहे हैं, क्या हॉर्मुज स्ट्रेट उनका ऑब्जेक्टिव है, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है। जब तक ये आपको पता नहीं तब तक आप जीत किस बात की आप बोलेंगे। तो ऐसा है कि वो हर दिन उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है, गोल पोस्ट चेंज होते जा रहा है। तो इसीलिए जो है इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। बस एक बात ये है कि प्रतिदिन जो है अमेरिका को $1 बिलियन का खर्चा कम से कम आ रहा है, इजराइल को $3 बिलियन खर्चा आ रहा है, और जो उधर जो आसपास के जो जितने भी जो कंट्रीज है, उनके जो एलाइज है, उनको भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ उनको हानि हो रही है। और जो है जो हॉर्मुज स्ट्रेट में जो जहाज अटके हुए हैं, जो उधर फंसे पड़े हैं, वो तो अलग ही बात हो गई। तो ये जो है उन्होंने ठीक से जो है हो सकता है कि उन्होंने ठीक से देखा भी नहीं कि कितनी शक्ति है जो ईरान। लक्ष्मी जी, देखिए, एक तरफ जिस ईरान को ट्रंप ने छोटा सा देश समझकर उसे कुचलने की कोशिश की, रेजिम चेंज की बात कही और कह रहे हैं कि भाई हमारा तो जो मकसद था वो पूरा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ खुद अमेरिका में उनके लोग उनके खिलाफ नो किंग्स के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो दाव वो चलने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर भारी पड़ गया, और ये डर कहीं ना कहीं उनके अंदर सुलग रही है कि अब थोड़ा कठिन डगर है और कदम जो है हमें संभल के रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि ईरान जो है अभी देखिए, उनको लगा था कि ईरान बहुत ही कमजोर देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, उनके पास जो है ठीक है, उनके पास नेवी और एयरफोर्स का जो है वो लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी
उनके जो ड्रोन्स और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए जो उन्होंने जो हानि पहुंचाई, और वो भी उस बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी जो है उनको कैपेसिटी उन्होंने कम हाका था। देखिए उन्होंने सोचा था कि 2000 किलोमीटर तक पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने डिएगो गार्सिया तक अगर पहुंच सकते हैं तो फिर आप सोचिए कि उनकी क्या क्षमता है। तो इसीलिए आज जो है अमेरिका के पास एक ही उपाय है कि वो ये कम से कम ऐसा ऐलान कर दे कि हम विजयी हो गए और वहां से पीछे हटे, और बस एक पोजीशनिंग कर रहे हैं कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड डालेंगे, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे तो भी कहाँ करेंगे। तो ये जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो इतना ईरान के लिए इतना स्ट्रेटेजिक उनका जो है लोकेशन है कि इतने टनल्स है, इतनी जो उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो पहाड़ है, तो वहाँ कहाँ पर उतारेंगे। जो आसपास के भी जो देश हैं वहां पर भी उतारना उनके लिए बहुत ही कठिन है, और जो जहां जहां पर वो उतारेंगे उन सभी देशों को आज जो है हानि उठानी पड़ रही है। तो इसीलिए वो सारे देश भी आज डर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय ये बस ऐलान कर देना कि हम जीत गए, और वहां से उनको पीछे हटना पड़ेगा, और उसके बाद ही कुछ बातचीत हो पाएगी। क्योंकि जब तक वो हमला करते रहेंगे ईरान पे, ईरान तो ऐसा है कि चुप बैठेगा नहीं। ईरान ने आज कह दिया है कि आप हमारे किसी भी एक नेता को, किसी भी एक व्यक्ति को आपने असैसिनेट किया तो 18 ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हैं जिसके दम पर आप जो है आज युद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अगर उन 18 कंपनीज जिसमें बड़े बड़े जैसे गूगल हो, जो एनवीडिया हो, जो ये सारे जो कंपनीज जिनके दम पर आज अमेरिका अपने वेपन्स जो तैयार कर रहा है, अगर उन कंपनीज का नाश कर दिया ईरान ने, अगर उनको किसी को छू भी लिया तो आप सोचिए कि क्या हो जाएगा। और अगर ईरान ने वहां पर जो डिसैलिनेशन प्लांट्स है, तो ये ऐसे छोटे छोटे चीजों के जरिए जो है ईरान आज अपना वर्चस्व बनाए रखे हुए है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ईरान कोई बहुत अच्छा उनका जो है रेजिम है, उस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि वहाँ पर जो है जो लोकतंत्र हो, वहाँ पर जो है उनके लोगों की जो है उनकी बात को सुनी जाए। लेकिन वो बात अलग है, आज जिस तरीके से उधर रेजिम चेंज करने की कोशिश की है अमेरिका ने, मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। उन्होंने बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं किया कि वहां पर क्या हानि हो सकती है, और जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है किसी का। ठीक है मेजर साहब, मैं वापस लौटूं। जी नहीं जी ठीक है। एक एस्पेक्ट है जो हमने देखना है। मैं बिल्कुल राजलक्ष्मी जी जो कह रही हैं, जब भी वॉरफेयर की बात आती है, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल एंड मेजर प्रिंसिपल होता है जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। जो चीज हम ऑप सिंदूर में बिल्कुल क्लियरली देख सकते थे, यहां पर एक जरूर मैं कहूंगा कि सिलेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एम जो है इजराइल की तरफ से बिल्कुल सही है। अब यहां पर अमेरिका जो है वो फंस पड़ा है, क्योंकि इजराइल का लक्ष्य क्लियर है, उसने वही रहना है, ईरान ने वही रहना है, उसकी दुश्मनी ईरान से पुरानी है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। बिल्कुल। लेकिन जब अमेरिका की बात करते हैं तो उसका ना सिलेक्शन हुआ है एम का, ना वो एम को मेंटेन कर पाएगा। इसका सीधा मैं एनालॉजी या अगर बहुत सिंपल लफ्जों में कहूं तो अगर एक बहुत शक्तिशाली आदमी चल रहा है, हम और कोई आम आदमी चल रहा है रास्ते में, और दोनों में कोई झड़प हो जाती है, एक समय आम आदमी अगर कोने में हो गया तो एक समय वो हाथ उठा लेगा। हाँ। लेकिन यही चीज रास्ते में अगर एक पतला दुबला सा आदमी लेकिन पागल चल रहा हो, कोई भी पहलवान उसके आसपास नहीं भटकता। तो आज के तारीख में ईरान उस पागल के भांति कार्रवाई कर रहा है। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेजर साहब, एक और चीज अगर हम देखें, क्योंकि ये सब कुछ चल ही रहा है, लेकिन अब ये भी है कि चीन और पाकिस्तान ने ईरान इजराइल जंग को रोकने के लिए 5 सूत्रीय सीजफायर प्लान जो है वो पेश किया है। और अगर हम बात करें तो इसमें तुरंत युद्ध विराम, बातचीत और हॉर्मुज में सुरक्षित जो आवाजाही है, इस पर जोर दिया गया है। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे, ये वाकई में सॉल्यूशन है या किसी तरह की पॉलिटिक्स?
जी जूही जी, देखिए सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल मेरे को सीखने को बहुत मिला विजय लक्ष्मी जी से और कर्नल बालाजी साहब से। बिल्कुल, दे बोथ आर माय मेंटर्स इन फैक्ट, तो मैं बहुत सीखता हूँ इनसे। देखिए अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि युद्ध शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ था ना। हाँ। अब पूरा फोकस हम देखें, जंग अभी लड़ी जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो भैया, खोलो। डोनाल्ड ट्रम्प साहब बयानबाजी वो ट्रू सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि जो राष्ट्र जैसे कि यूके हो गया, जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, वो हमसे तेल खरीद सकता है, हमारे पास बहुत है, नहीं तो फिर आप जाओ, गो टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अपने आप सेल्फ सफिशिएंट रहना सीखो। अब आपको हम मदद नहीं करेंगे, फिर आपने हमारे साथ नहीं दिया। अरे क्या बचपना बयान है ये, है? इजराइल ने तो बड़े स्ट्रेटेजिकली उनकी लीडरशिप खत्म करवा दी, उनकी दुश्मनी थी, उनको पता था क्या करना है, ठीक है। अमेरिका ने तितर बितर हमले कर दिए भैया, कूद तो पड़ा। यूएसएस इब्राहिम लिंकन को वहां पे डिप्लॉय कर दिया, वो भागा वहां से। यूएसएस इब्राहिम लिंकन बाय द वे, वो गल्फ ऑफ ओमान से निकलकर भागा वो वहां से अपनी जान बचाते हुए। तो चाहे आप जेराल्ड की बात करें, उनकी जितने भी उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं या सपोर्टिंग जहाज है उनके, ईरान ने क्या किया, बहुत ही अक्लमंदी से ये युद्ध लड़ा। ईरान ने सबसे पहले तो 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आईआरजीसी की, उन 31 डिस्ट्रिक्ट्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया। यानी कि अगर हम पे हमला होता है तो तुम इंतजार मत करो कि आगे की कमांड संभालना। पिछले साल जब 12 दिन का युद्ध लड़ा गया था, उनको ऑलमोस्ट अ डे, 18 घंटे मान लीजिए, करने में लग गया, ठीक है। इस बार ईरान अभी कार्रवाई करेगी, वो डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं जी। पहली बात तो ईरान ने फिर उसके बाद फिर छोटी टुकड़ी में हरकत करने की बहुत उनमें स्पेशलिटी, यानी कि एक छोटे नाव में ना 2 सेलर उनकी क्राफ्ट कैरियर को तहस नहस कर सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है। उनकी जो देसी ड्रोन्स हैं, वो देसी ड्रोन्स टक्कर दे रहे हैं महंगे मिसाइल्स जो हैं अमेरिकन मिसाइल्स को। तो आप तभी मैंने कहा, हाथी और चींटी की लड़ाई में वही चींटी ने दिमाग से काम लिया, उनका जोश जज्बा जुनून देखिए आप लड़ने का। तो इजराइल ने तो लीडरशिप खत्म करवा दी, और मैं सब्सटैंशिएट किया है कि ये आइडिया इजराइल का था कि लीडरशिप खत्म करो पहले तो। अमेरिका ठीक है, बिल्कुल, अमेरिका ने मार दिया लीडरशिप, ठीक है। अब ईरान एक चीज और सर, ट्रंप ने जो बयान दिया है वो कि अमेरिका अब ईरान में ज्यादा समय तक रुकने का कोई कारण नहीं देखता है, अगले 2 या 3 हफ्तों में हम वहां से निकल जाएंगे। और साथ ही साथ कहा कि अमेरिका का काम ईरान की सैन्य शक्ति, विशेषकर जो नौसेना और मिसाइल बुनियादी ढांचे, इसे पूरी तरह से नष्ट करना हमारा मकसद था, जो कि पूरा हो गया है। मतलब ये वाकई में ये पूरा हो चुका है? मतलब बार बार आप इस तरह की चीजें जो कर रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं लोगों के सामने, जिसे आप नष्ट करने चले थे वो तो खुद आप पर भारी पड़ गया। हमेशा ईरान कहता रहा कि हम आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक संघर्ष करने को तैयार है। मतलब ये ट्रंप की खुद की छवि नहीं बाहर आ रही पूरी दुनिया में निकल के? ट्रम्प साहब बिल्कुल आपने सही बोला है कि ही हैज, उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी लॉस्ट हो गई है, मिट्टी पलेट। एक जमाना था अमेरिकन यूएस डॉलर, अंकल सैम, क्या रुतबा था, क्या वो था, मतलब रोब था अमेरिका का कि भाई डॉलर की ट्रेडिंग हर जगह पे होती है। लेकिन जिसने भी बोला कि मेरे को डॉलर से ट्रेडिंग नहीं करनी, आप गद्दाफी को देख लीजिए, कर्नल गद्दाफी ने बोला मैं सोना ले लूंगा मगर मैं डॉलर में ट्रेडिंग नहीं करूंगा। हुसैन मार दिया, सदाम हुसैन ने बोला भाई मैं डॉलर में ट्रेडिंग नहीं करूंगा, उसको मार दिया। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने बोला मैं डॉलर में ट्रेडिंग नहीं करूंगा, उसको उठा के ले गए रातों रात उसके बेडरूम से उसकी बीवी के साथ। बताइए गुंडागर्दी है। खोमेनी साहब ने बोला 1979 जब सरकार आई, हम तो इनके बनाए रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम अपने उस पे चलेंगे। मैं आपको बताऊं, शाह ऑफ ईरान शाह रजा पहलवी अगर इतिहास में जाए ना, वो हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं थे कभी भी। बिल्कुल, हाँ। he was not in favor of India। खोमेनी साहब की सरकार कट्टरपंथ हो, कुछ भी हो, अपने मुल्क में कुछ भी करें, वो हिंदुस्तान के दोस्त थे। तो ईरान बेसिकली हमारे दोस्त इजराइल हैं, हमारे दोस्त ईरान है, अमेरिका से भी हमारे ठीक ठाक रिश्ते हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब हमारे प्रधानमंत्री साहब के पास आते हैं और बोलते हैं कि भैया फोन लगा के मुझे बचा लो भाई, मैं फंस गया हूँ, एक चारा मैं देख रहा हूँ और कोई चारा मैं नहीं देख, और कोई है भी नहीं इनके पास। We should just come, follow the humble pie और बोले हमारे प्रधानमंत्री साहब के पास, इट्स नॉट अबाउट कि भाई कि पॉलिटिकल बात है कि मोदी साहब या बीजेपी या कुछ नहीं। सरकार, हिंदुस्तान के रिश्ते ताल्लुकात अच्छे हैं ईरान से भी, इजराइल से भी,
सिर्फ ताल्लुकात तो अच्छे, ये तब ईगो की समझेगा- ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना ट्रंप के साथ, तो ईगो का बड़ा इशू है उनके साथ। भाई मजाक की बात पता है क्या है, उनकी जो कौन है वो फेसबुक इलॉन मस्क, हाँ इलॉन मस्क अपने 10 साल के ऑफिस में आते हैं जी। भैया, इन्होंने अपनी ऑफिस की मेज बदली कर दी। क्यों? क्योंकि 10 साल के बच्चे क्या अपनी नाक को छूने के बाद पता की बात है कि नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बेसिकली ऐसी बातें करते हैं, उनकी हरकतें भी ऐसी ही बचकानी हैं। अब ये है कि क्या वो बेवकूफ हैं या वो बिल्कुल, बहुत हाँ। शातिर हैं, हाँ। ये डिबेटेबल है। ठीक है। रियल एस्टेट एजेंट, बिजनेसमैन रह चुके हैं, वो कॉमेडियन तरीके से रह चुके हैं, टीवी शोज के करते थे वो। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी मिट्टी पलेट हो गई है बिल्कुल। और पता नहीं थर्ड टर्म तो अगर वो जी लेफ्टिनेंट साहब जी बात है, मैं आपके पास बाद आऊंगी। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज ठीक है लेफ्टिनेंट साहब, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए इस वक्त अगर आप देखें तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसको लेकर कुछ भी क्लियर नहीं किया, और सवाल ये भी हो जाता है कि अगर अब अमेरिका ने जो बयानबाजी की है और वापस अगर है जो है वापस लौटता है, उनकी सेना वापस आती है, तो क्या वाकई में इजरायल अकेले पड़ जाएगा या फिर पूरी एक सोची समझी यहाँ इजरायल के साथ रणनीति है? जी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, इजरायल ये पूरे खेल आज में भी बस इजरायल दिख रहा है कि जिसका एम बिल्कुल क्लियर है। और जैसे मेजर साहब ने बताया कि इजरायल चाहता था कि जो लीडरशिप है, ईरानियन लीडरशिप है, वो खत्म हो, वो उनका जो उद्देश्य था वो कायम हो गया है। अब अगर हम उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि अमेरिका अगर वापस चला गया, क्या हमको लगता है कि अमेरिका अब इस स्थिति में है कि वो वापस जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, मामला जो है अब थोड़ा टेढ़ा हो गया है और बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे लोग इसमें ना चाहते हुए इन्वॉल्व हो चुके हैं। जैसे इवन अगर आप सऊदी को देखिए, अगर कोई हमला अब हो जाता है तो सऊदी भी घुस जाएगा और बाकी जो वहां पे राष्ट्र है वो सारे ना चाहते हुए अब लोग ये सोचेंगे कि नहीं भाई, अमेरिका आप हमें आश्वासन दो कि हमारे जो शिप्स हैं वो जा सकते हैं। साइमल्टेनियसली ईरान ने वहां माइन बारूदी सुरंगें जो है, बारूदी सुरंगें वो लगा दी हैं। तो इतना आसान नहीं है, लड़ाई में घुसना जरूर आसान है, ये चक्रव्यूह है। इससे बहुत कम देश हैं भारत जैसे जो लड़ाई के अंदर घुसते भी सुई जैसे हैं और सुई जैसे ही बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। जोशी जी, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। देखिए सवाल यहाँ यही हो जाता है, जिस रिजीम चेंज को लेकर कहा जा रहा है वाकई में ये हो गया है, और अगर हम बात करें तो साथ ही साथ सीज फायर की बात की जा रही है, तो क्या बिना सीज फायर के शांति संभव है मिडिल ईस्ट में? आज जी अभी तो शांति का पता नहीं कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अभी जैसे ईरान ने भी पहले भी कहा है कि युद्ध शुरू तो आप लोगों ने किया, खत्म हम करेंगे। और वो भी उनके जो टर्म्स है वो तो आज देखिए, वो कहते हैं कि आप टर्म्स तो आप कुछ भी लगाएंगे, लेकिन हमको तो ये मंजूर नहीं है। और ये जो यूएस हो, इजराइल हो, वो जितने भी दावे करते हैं वो कहते हैं कि हमने तो किसी के साथ कोई बातचीत की ही नहीं। और खास करके ये बात ये है कि जो लोग बातचीत कर रहे थे उन सभी को खत्म कर दिया है यूएस ने। तो ये ऐसा भी है कि ये बातचीत करेंगे तो कर किसके साथ रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि जिनके साथ बातचीत करनी थी वो तो खत्म हो गए, और अगले दिन कहते हैं कि अच्छी बातचीत चल रही है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आपकी अच्छी बातचीत किसके साथ हुई? तो ये सब जो है, तो ईरान जो है ये कहता है कि हमारे जो टर्म्स है, और उसमें सबसे अहम टर्म ये है कि ये युद्ध में जितने एक चीज और मैम, यहाँ खामेनेई की मौत के बाद उन्होंने कहा कि चलो जो सुप्रीम लीडर थे मर गए, अब हम बातचीत किससे करें, टेबल पर बैठे किसके साथ। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि हम बातचीत कर भी रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वहां ईरान में हमारे जो लोग,
ये क्या है, ये क्या है कि उनके अब कौन से लोग आ गए भाई? उनके मौत के बाद उनके बेटे को सुप्रीम लीडर के तौर पर घोषित किया गया, अब इनके लोग वहां कौन है जिनसे सेटिंग चल रही है इनकी? जी देखिए, उनके समर्थक भी है ईरान में, हाँ। और उनके विरोधी भी है। जो मतलब अभी जो पहले के जो आयतुल्ला थे, उनके भी बहुत सारे समर्थक थे, उनके विरोधी भी हैं। हाँ। तो देखिए, ऐसा है कि जो है अमेरिका चाहता था कि ये जो इनके टॉप लीडर्स को असैसिनेट कर देंगे और वहां के जो लोग हैं वो रिजीम चेंज कर देंगे अपने आप। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये कौन होते हैं हमारे देश में आकर हमें कहने वाले कि आप रेजिम चेंज कर दो। देखिए, उन्होंने जो है लाखों की संख्या में खुद ईरानियंस, अब देखिए बताइए, ये भी जा रहा है जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये भी कि 2 अप्रैल को संबोधित कर सकते हैं ट्रंप। क्या लगता है आपको, क्या संबोधन देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं रिजीम चेंज को लेकर वो सबूत पेश करेंगे? देखिए, उनकी जो आयतुल्ला है उनको उन्होंने खत्म कर दिया, जो टॉप थे। लेकिन उसके बाद जो है अभी आज जो उनका जो एक मोज़ेक पैटर्न है, उसमें ये भी है कि उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वैसे ही, और उनकी वो भारी भी पड़ रहे हैं जो उनके विरोधियों पर। तो अभी आज तो फिलहाल ऐसा है नहीं, जो वहां के जो जनता है वो हो सकता है कि कुछ दिन बाद उठकर खड़े हो जाए और वो खुद कुछ रेजिम चेंज करे, लेकिन आज तो वो परिस्थिति नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज उनको भी एक अनसर्टेनिटी है। वो भी नहीं चाहते कि वहाँ की जो IRGC है उनसे भी उनको डर है, क्योंकि आज जो है उनके ऊपर भी एक इमरजेंसी की स्थिति है। तो वो खुद कुछ रेजिम चेंज के ऊपर वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और रेजिम चेंज ऐसा नहीं होता है ना कि आप टॉप लीडरशिप को हटा दें और अपने आप रेजिम चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। बूट्स ऑन ग्राउंड तो होना ही पड़ेगा, लेकिन जो बूट्स ऑन ग्राउंड करे तो करे कैसे कोई? तो ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। और अगर ऐसा करेंगे, अमेरिका अगर ऐसा करेगी, तो फिर उनको सबसे बड़ा नुकसान है। आज तक उन्होंने जहां पर ऐसा किया है, वहां उन्होंने जब बस दावा किया होगा कि हम जीत गए, लेकिन उनको बहुत भारी नुकसान हुआ। और उनकी जो जैसे कहते हैं बॉडी बैग्स अगर उनके जाते हैं वापस, तो फिर तो उनको ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। वो उनकी पॉपुलैरिटी के रेटिंग्स के चलते भी और सब तरीके से, और जैसे वो उनको जो खर्चा हो रहा है, सबसे बड़ा जो है नुकसान उनको ही हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जो उनके यहाँ पर वैसे देखा जाए तो वो कहते हैं कि 1% जो है तेल यहाँ से निकलता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो है अगर पेट्रोल के दामों में अगर बढ़त हुई है तो वो अमेरिका में हुई है, ना कि अन्य देशों में। अन्य देशों में भी हुई है, अगर कोई बढ़त नहीं हुई तो हमारे देश में नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, जहाँ पर हम 40% वहाँ पर एक्चुअली हम वैसे देखा जाए तो निर्भर है, लेकिन हमारे देश में कोई फर्क नहीं पड़ा। अमेरिका में सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। तो वो चाहते हैं कि ये युद्ध किसी तरह खत्म हो, लेकिन उनको अभी आज जो है वो फेस सेविंग जो कहते हैं कि किसी तरह वो अपना जो है इज्जत बचाकर वो किस तरीके से वो सबसे अच्छे तरीके से कुछ दावा तो करना पड़ेगा उनको, कुछ भारी भरकम, जिससे उनकी जनता भी खुश हो, विश्व के सामने ये भी नजर आए कि हम जीत गए। तो क्या कुछ ना कुछ तो वो यही बात रास्ता निकालेंगे। यही जैसा कि अभी राजलक्ष्मी जी कह रही है कि विश्व के सामने हम जीत गए, उनकी दावेदारी हमेशा ही यही रहती है। अब सवाल यहाँ ये भी हो जाता है कि ट्रंप का बयान कितना भरोसेमंद है, और क्या आने वाले दिनों में ये हिंसा फिर से दोबारा भड़क सकती है, जो अभी पौष पे शायद दिखाई दे रही है हमें। हाँ जी, देखिए, जब तक ट्रंप के बातों के ऊपर भरोसा या कोई वजन की बात कर रहे हैं, है नहीं, पूरी दुनिया जानती है। बट अगर असली में ट्रंप एक रेजीम चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने जो बासिज रेजिस्टेंस फोर्स है उसको खत्म करना पड़ेगा। हाँ, उसी का एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट है फतेही, उसे खत्म करना पड़ेगा। और अंसारे हिजबुल्लाह जो है इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो जितने रेजिस्टेंस अब तक थे, अब आपने सुना होगा 30-40 हजार स्टूडेंट्स की हत्या की इस सरकार ने, ईरानियन। लेकिन
लोगों में हिम्मत आनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आप आईआरजीसी को ठोक रहे हैं या ईरानियन फौज को ठोक रहे हैं, लेकिन उससे लोगों को दिलासा नहीं मिलता। दूसरी बात जो है, जो मिसाइल दाग रहे हैं ईरान के अंदर, वो तो खैर सिविलियंस को भी लग रहा है ना, बिल्कुल। तो हाँ। चोट तो उन्हें भी पहुंच रही है। अब किसे चोट लगे, मैं बोलूंगा यार मेरा जो झगड़ा है वो मेरे घर की बात है, पहले मैं बाहर वाले से निपटता हूं, बाद में देख लूंगा घर के अंदर का झगड़ा। नाउ एज फार एज पीस अश्योरेंस गोज, पीस अश्योरेंस नहीं हो सकता। आप प्लीज समझने की बात है कि अब तक हौती कूदे नहीं है इस जंग में। एक बार हौती भी कूदे हैं और ईरान के जितने प्रॉक्सीज है वो भी कूद जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब कोई मिसाइल कोई शिप के ऊपर लग जाए। इसकी गारंटी लेने वाला आज तक कोई नहीं है। ना यूएस खुद गारंटी ले रहा है कि मैं बाकी शिप्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर उसे सेफली मैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से लाऊं। जब वो खुद गारंटी नहीं दे पा रहा, एक कागज का क्या गारंटी है? ठीक है। मैं वापस लौटूंगी मेजर साहब आपके पास। देखिए, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें, लगातार जब भी अमेरिका की तरफ से दावे किए गए कि हमने ईरान में ये किया है, हमने ईरान में वो किया है, जब से ये लड़ाई छिड़ी हुई है, समय समय से वो रोजाना कुछ न कुछ बयान देते रहे। और सबसे यहाँ देखने वाली बात ये रही कि ईरान हमेशा हर दावेदारी का जवाब दिया और कहा हमारे तरफ से ना कोई बातचीत है, अगर वो हमला करेंगे तो हम बराबर का मुकाबला करने को तैयार हैं। और वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है वो देख भी रही है। अब सवाल यहाँ ये, जो अब बयानबाजी हम अगर अमेरिका की तरफ से देख रहे हैं जिस तरीके से, तो क्या अमेरिका मन ही मन अपनी जो हार है वो स्वीकार कर चुका है और पीछे हट रहा है, और साथ ही साथ ईरान आने वाले दिनों में मजबूत बनकर उभरेगा? पूरी तरीके से मेरे को सीखने को बहुत है। आपको बताया कि धनेश्वरी कामेश्वरी जोशी जी से और बालाजी साहब से मेरे को बहुत सीखने को मिला है। इन्होंने एक बहुत अहम बात की थी कि अब तक हिंदुस्तान में वो गर्मी हमने युद्ध की नहीं देखी है। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आपने बतख को देखा होगा, बतख जो है वो समुद्र में तैरती थी, खूब लगती है, लेकिन उसके पीछे जिस तरीके से वो पाँव मार रही होती है उसको ही पता होता है कितनी मेहनत लग रही है। हमारे देश के नागरिकों को अब तक गर्मी नहीं आई है, तेल की, गैस की, अब तक ऐसी कोई कमी नहीं आई है। हो गया है, सोच सकती हैं आप, 1 महीने में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई। तो यानी कि हमारे जो डिसीजन मेकर हैं, कोई पॉलिटिकल वाली बात नहीं है, जो डिसीजन मेकर हैं वो कितनी मेहनत कर रहे होंगे, दिन रात एक कर रहे होंगे ताकि हमारे देशवासियों को आसानी रहे, उनको सहूलियत रहे। दिस वी मस्ट, ये बात, और ये वी शुड टेक थिंग फॉर ग्रांटेड कि अरे गैस आ रही है, तेल मिल रहा है, ठीक है, दाम नहीं बढ़े, ठीक है, मगर आप सोचिए कितनी मेहनत जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग कर रहे होंगे इसको, ताकि एफर्टलेस लगे, हमारे देशवासियों को डिस्टर्ब ना हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, बल्कि तेल की बात हम करते हैं ना, 20% जो तेल आता है, भाई लाल समुद्र में 12% तेल कंट्रोल करता है हौती रेबल्स का दबदबा है। 30% ऑफ द वर्ल्ड के इंटरनेट केबल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। आज की तारीख में हम जितने भी हैं पैनलिस्ट आपके, हम सब जुड़े हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट। आप सोचिए इंटरनेट काट दें अगर, तो क्या होगा, दुनिया में ब्लैकआउट हो जाएगा। अरे लोगों के 100 फॉलोअर कम हो जाते हैं, लोग खुदकुशी कर देते हैं, भाई ऐसे लोग हुए हैं इन्फ्लुएंसर। भाई इंटरनेट पे तो आपकी मार्केटिंग, शेयर, स्टॉक, कमर्शलाइजेशन, बुकिंग ऑफ टिकट्स, सब कुछ इंटरनेट पे निर्भर है। ई वॉलेट, सब कुछ, पैसे, सब कुछ इस पे निर्भर। इंटरनेट कट गया तो क्या लोग देख रहे हैं कि भाई, मैं कह रहा हूं बिना तेल के हम रह भी सकते हैं, ठीक है, साइकिल चला लो भाई, रिक्शा में चले जाओ, पैदल चले जाओ, सेहत अच्छा होगा, प्रदूषण कम होगी, ठीक है। बिना इंटरनेट कैसे रहोगे भाई? अरे आप पेट्रोल भराने भी जाओ, उसका भी आप यूपीआई करते हो, पेमेंट, बिल्कुल है। तो ये लोग इसके उस पर कम तवज्जो दे रहे हैं। लोग मिसाइल से नहीं डरते, मिसाइल आने का खतरा नहीं है। मिसाइल जब इंतजार करते हो, मिसाइल आने वाला है आपके सिर के ऊपर, डर उस बात का है, फियर ऑफ द अननोन। आप अंधेरे कमरे में घुस जाओ, डर क्यों लगता है? आपको पता नहीं, आपको दिख नहीं रहा ना आगे क्या है, इसलिए लोग भूतों से क्यों डरते हैं?
सबूत है नहीं कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है कि भाई अरे अरे मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे रहने पे, भूत आ जाएगा। भूत होता क्या है भाई, देखा है क्या नहीं, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। वैसे ही यहाँ पर अभी जो अन्य देशों में लोग बैठे हैं, डर है, अभी भी खौफ है कि भाई ये क्या। दिलचस्प बताता हूँ मैं आपको, 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होता है, वो एक असैसिनेशन से शुरू होता है ऑस्ट्रिया हंगरी से, जो कि एक धर्मगुरु थे, उनका असैसिनेशन, ड्यूक साहब का असैसिनेशन हो गया। यहाँ पर भी धर्मगुरु का असैसिनेशन होता है। और एक और बात, 1914 का कैलेंडर मिला दिए आप, मैं डरा ही ना कि लोगों से बता रहा हूँ एक फैक्ट। 1914 और 2026 का बड़ी दिलचस्प बात है, ये कैलेंडर आइडेंटिकल है बाय द वे। मैं इत्तेफाक बोले कुछ भी बोले, अमेरिका ने बोला हम पहले विश्व युद्ध में हम नहीं आएंगे, हम कूदेंगे नहीं इसमें। लेकिन जब 3 जहाज अमेरिका के गिराए गए ना, जो ब्रिटेन को प्रोटेक्शन देने के लिए, तब अमेरिका को मजबूरन इस युद्ध में कूदना पड़ा। और वही तो कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिल रहा है। ईरान की जो प्रॉक्सी है ना, हिजबुल्ला, हमास, हुईथी, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं बेसिकली, ये कोई ऑफिशियल कोई एक्टर्स है नहीं। कई बल्कि यूएन ने, कई राष्ट्रों ने आतंकी भी घोषित कर रखा है। और जो 7 अक्टूबर की जो हमास ने घटना करी, वो तो 100% आतंकी घटना थी, क्योंकि अगर आप बेगुनाहों पे, आप बेकसूरों पे, आप निहत्तों पे आप वार करोगे, कोई भी वार करेगा तो वो आतंकी घटना ही कहलाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो राजलक्ष्मी जी, जो ईरान के प्रॉक्सी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लड़के तैयार हैं, वो कह रहे हैं भाई हम आ जाएंगे। चीन बोलता है हम कूद जाएंगे इसके अंदर, बोलता है हम कूद जाएंगे। रूस अपने प्रॉब्लम से बेचारा जूझ रहा है भाई, रूस के अपने इश्यूज हैं, बिजी है, लेकिन मिस्र बोल रहा है कि भाई हम इमोशनल मॉरल सपोर्ट तो देंगे हम। तो देखिए, पहले भी अगर हम बात करें, वियतनाम की बात करते हैं, वियतनाम एक ऐसा देश है जो बहुत बड़ी 1954 में इन्होंने फ्रेंच आर्मी को रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया। 1979 में इन्होंने चीन की आर्मी को रिट्रीट करने में मजबूर कर दिया। बिल्कुल। वियतनाम से लोग अगर सीखे तो बोलेंगे कि टैक्टिकल विड्रॉल, रिट्रीट बोलेंगे या एक डिप्लोमेटिक विन बोलेंगे, परसेप्शन पे डिपेंड है ना। अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर, इसको मैं लिंक करता हूं ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर में विजय हमारी हुई, जीत हमारी हुई, लेकिन ईमानदारी की बात है, कहीं ना कहीं नैरेटिव में हम इतने मजबूत नहीं रहे जितना पाकिस्तान था। वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहीं आगे था हमारे से, क्योंकि पाकिस्तान एक बयान देता था, हम लोग मशरूफ हो जाते थे, बिजी हो जाते थे उनके को काउंटर करने के लिए। तो वी बेसिकली प्ले डिफेंसिव। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर में एक ऑपरेशन है। आप लक्ष्मी जी, अगर बात करें इस वक्त, देखिए क्योंकि जो अभी इस वक्त अगर हम देख पाए, क्योंकि देखिए एक तरफ अब जब ट्रंप ने खुद को साइड करने की बात कही है, लेकिन ईरान की हम बात करते हैं, ईरान ने पहले भी 6 मांगे रखी थी कि भाई हम इन शर्तों पर ही जो है शांति समझौते की बात हम करेंगे, वो हमारे जो नुकसान हुए वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई किए जाए। बहुत सारी जो मुख्य मांगे थी उनकी थी। लेकिन अब देखिए, क्योंकि इसको लेकर भी कुछ क्लियर नहीं है कि वो मांगे पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ ट्रंप अपने ही गुण गाए जा रहा है और कह रहा है कि भाई हमने जो चाहा वहां पूरा हो गया। लेकिन ईरान अब आगे क्या रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जो जख्म है कहीं ना कहीं ईरान के नासूर है और शायद वो और भी आक्रामक हो सकता है। वाकई में ये जो तस्वीरें हैं आगे ऐसी ही कुछ दिखाई देंगी। आपकी जूही जी, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही थी, तो पता नहीं, मैं तो सुन नहीं पाया, पता नहीं कि आवाज मिल पा रही है, पैनलिस्ट सुन कि नहीं सुन पा रहे थे जी, वो भी शायद नहीं सुन पा रहे थे तो कुछ। लेकिन जहां तक मैं इस वक्त ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि देखिए, आप फर्ज करिए एक सिचुएशन निकालिए, अगर कोई भी मुल्क दुनिया का अगर ताकत करे, जुर्रत करे कि डोनाल्ड ट्रंप को रातों रात उठा ले, किसी में ताकत नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या ये मंजूर होगा दुनिया को, मंजूर होगा अमेरिका को? अच्छा, अगर कोई भी मुल्क आके रातों रात अमेरिका की लीडरशिप खत्म कर दे, डोनाल्ड ट्रंप साहब को मार दे, उनके मिनिस्टर को मार दे, डिफेंस मिनिस्टर को मार दे, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मार, क्या ये मंजूर होगा दुनिया को? या बोलेगी ये क्या हो गया? दुनिया कोई भी मुल्क हो आतंकी घटना बोलेगी ना, भाई कल को उनको हमारा रजीम पसंद नहीं आएगा, हमारा रजीम बदलेंगे क्या वो, और हम चुप बैठेंगे? ना 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 ना,
कोई तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब एक तो दखलंदाजी देना बंद करें, गेट इनटू ट्रबल, ये एक एडवाइस है। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब समझ रहे हैं कि भाई एरोगेंस ना, कहते हैं जब आप कंपनी हो जाते हो, आप बहुत अपने आप को बड़ा मानने लगते हो, आप सुपर पावर हो भाई, आप ये है वो है, आप भैया कुछ नहीं हो। तो आपको सही आपकी हैसियत लोग बैठे हैं, और वही चीज डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ हो रही है। खुद की इमेज खुद में ही कहीं ना कहीं एक बनाकर सेट कर लिए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं ही जो हूं वो हूं कहीं ना कहीं। कर्नल साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? सर, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, विजय लक्ष्मी जी, आपसे सवाल है, पूछिए, आप बोलिए। हाँ, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। देखिए, सवाल यही हो जाता है, अब आगे आने वाले दिनों में ईरान का रुख क्या होगा? क्या ये आक्रामक रुख अपनाएगा? जूही जी, मुझे आपका प्रश्न तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए ऐसा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट आज जो चल रहा है, ये इसके चलते पूरी क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अपनी बात पूरी करिए। चल रहा है, इसके चलते ऐसा है कि पूरे विश्व में सभी को, वो भले वो उसमें इन्वॉल्व हो या न हो, वो उनको सबको आज जो है वो उसका इम्पैक्ट तो लग ही रहा है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि जल्द ही ये इसका कोई ना कोई एक उपाय आए। और ये देखिए ऐसा है कि आज हम तो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये प्रयास तो किया कि ये हमारी जो डिप्लोमेसी जो है, आज हमारी डिप्लोमेसी, मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी किसे कहते हैं, ये आज हमारे देश से, हमारे प्रधानमंत्री से सबको सीखना चाहिए। जरूरत है। और उसके विपरीत जो है आज डोनाल्ड ट्रम्प उसका ये वही दर्शा रहे हैं कि डिप्लोमेसी न दिखाते हुए, देखिए उनके देश में ये चलता ही रहा है, उनकी जो प्रथा है यही है कि उनको अगर किसी देश से कोई तकलीफ है तो वो उसमें रेजिम चेंज करने की प्रयास करते हैं। वो उनका जो डीप स्टेट है वो हमेशा उसका प्रयास करता ही रहा है, और वो किसी न किसी तरीके से या तो वहां पर वो उनको, या तो वहां पर कोई प्रोटेस्ट या कोई जैसे जेनजी प्रोटेस्ट वगैरह जैसे चल रहे थे, या तो उस जरिए, या तो फिर वो बूट्स ऑन ग्राउंड करके वो उसमें रेजिम चेंज करने की कोशिश करते हैं आज। लेकिन परिस्थिति बस इतनी अलग है कि आज जो है डोनाल्ड ट्रम्प उसको खुले तरीके से वो ये बता रहे हैं, वो वेनेजुएला के टाइम पे हो या यहाँ ईरान के जो परिस्थिति है, वो आज वो क्यूबा और आइसलैंड, ग्रीनलैंड की भी वो वही बात कर रहे हैं। तो देखिए ये उनका जो है वो एक उनकी एक पैटर्न नजर आ रही है कि उनको जहां पर उनको उनकी जो मन भर से अगर नहीं चलती है तो वहां पर जाकर वो रेजिम चेंज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पूरा जो इसका इम्पैक्ट है वो हम सभी को, ये इसका इम्पैक्ट जो बाकी के जो देश है, नाटो हो या उनके जो एलाइज हो, वो उन्होंने इसमें जो है उन्होंने बहुत लोगों ने खुलकर ये कह दिया कि हमारा युद्ध ये है नहीं, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे नहीं। बढ़े। और ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि जिस अमेरिका ने खुद की इमेज स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए इतने सारे जो चोचले हैं वो पाले हैं, दुनिया में सेट करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं खुद ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं भारत से डोनाल्ड ट्रंप को सीखने की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। राजलक्ष्मी जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कर्नल बालाजी वी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ अपना वक्त देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारियां साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी फिर हम आपसे रूबरू होंगे और फिर विस्तार से अन्य मुद्दों को लेकर भी बातचीत करेंगे। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए